guys, my name is Tanushka. Welcome to our new video. I am a student of Shriram College of Commerce pursuing Eco Honors from here. तो ये वीडियो होने वाला है कंप्लीट। यार इधर ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत नॉइजी हो रहा है, तो हम ना कहीं और चल के इसको शूट करते हैं। तो लेट्स गो गाइज। उधर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आपने देखा भी, तो हम यहाँ पर शूट करने वाले हैं। इधर आप देख सकते हैं एनवायरनमेंट भी ठीक है, एटमॉस्फेयर भी ठीक है, पीस है। सो लेट्स बिगिन। ये वीडियो होने वाला है कंप्लीट packed 15 to 20 day strategy how you can score very well in economics, just like मेरा 100 आया था इकोनॉमिक्स में। तो मैं वही सब टिप्स बताने वाली हूँ जो मैंने फॉलो किया, एंड आप भी इकोनॉमिक्स में उतना ही स्कोर कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग दैट सब्जेक्ट जस्ट इन 15 to 20 डेज। तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में होने वाला है। फर्स्ट हम मैक्रो के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बात करेंगे, सेकेंड पार्ट होने वाला है इंडियन इकोनॉमी का, एंड थर्ड पार्ट विल बी जो स्ट्रैटेजी इस पार्ट में होगी दैट विल बी चेरी ऑन द केक। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए स्ट्रैटेजी के। तो हम शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स पेपर का मेजर पार्ट जो है वो कवर कर लेता है, और उसमें बेसिकली क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स एज़ कम्पेयर टू इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा स्कोरिंग है। क्योंकि अगर आपने एक डायग्राम वहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया, बस उसमें कुछ नहीं करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है और आपको जस्ट उसमें एक्सप्लेन करना है उस ग्राफ को ही। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोट्स आर वेरी समराइज्ड थिंग और बहुत आपके खुद के पर्सनलाइज थिंग होते हैं नोट्स। तो मैंने क्या किया था कि मेरी हैबिट है कि जब भी अगर मैं इकोनॉमिक्स के किसी भी टॉपिक को रिवाइज़ कर रही हूँ तो पहले उस टॉपिक को लिख के प्रैक्टिस करना, या उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो ये आपको एट द एंड बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के टाइम पे। और अगर आप इन शॉर्ट नोट्स से प्रिपेयर करोगे तो आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, एंड यू वॉन्ट फेस मच डिफ़िकल्टीज़। एक और मेन बात ये है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करोगे तो उसमें ग्राफ को सिंपली ड्रॉ करो और उसके बाद जस्ट आपको उस ग्राफ को एक्सप्लेन करना होता है। तो अगर आप ग्राफ्स को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप मेजर पार्ट जो है वो कवर कर पाओगे एग्ज़ाम में, और टू द पॉइंट ग्राफ्स के बारे में ही लिखना होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छा स्कोर करने के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स पर ज़्यादा फोकस करना है, ग्राफ्स को प्रैक्टिस करके देखना है, उनका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है वो भी देखना है। अब मैं आपको कुछ 3-4 टिप्स ऐसे बताती हूँ, बहुत स्पेसिफिक हैं, अगर इनको फॉलो करेगा तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसमें एक नेशनल इनकम का पार्ट आता है जिसमें न्यूमेरिकल्स वाला कॉन्सेप्ट है, और कहा भी जाता है कि नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और अगर उस चैप्टर को आप अच्छे से ग्रैब कर लोगे तो आप बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो उस पार्ट में। तो पहली चीज़ ये है कि नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स जितने भी बुक्स में गिवन होते हैं उसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देखना है। जहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल पा रहे हैं आप उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से स्कोर करो। दूसरी टिप ये है कि सीबीएसई अपने सैम्पल पेपर्स और उसके अलावा PYQs अवेलेबल होते हैं सीबीएसई की साइट पर, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ना ऐसा ही होता है कि वो रिपीटेड होते हैं एवरी ईयर। तो जो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं उन पे खास ध्यान दो। और ऐसा होता है कि जैसे उसमें ना हम इन्वर्स भी लेके चलते हैं। अगर आपको दिया है कि डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस के साथ क्या होगा, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड के साथ क्या होगा, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का इन्वर्स ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए कि डिमांड कम हो रही है तो उस पर प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है। उसके अलावा आपको क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, तो संदीप गर्ग नाम की एक बुक आती है। मैंने जस्ट इसी बुक को यूज़ किया था अपनी थ्रू आउट द प्रिपरेशन फॉर माय बोर्ड्स। ये बुक इतनी अच्छी है कि आपको उसके लिए जैसे 20 मार्क्स के MCQ का पार्ट है, रेस्ट ऑफ द पेपर सब्जेक्टिव है, तो उस बुक में इतने सारे MCQs और फिलअप्स मिल जाएंगे कि आप मेजर पार्ट वहाँ से कवर कर लोगे। असर्शन रीजंस वहाँ से बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जब मैंने बोर्ड्स दिए थे उस टाइम पे टर्म 1 और टर्म 2 2 एग्ज़ाम्स हुए थे। तो टर्म 1 में भी मैंने संदीप गर्ग से प्रिपेयर किया था, एंड ऑलमोस्ट पेपर वहीं से आया था, और मैंने उसमें भी 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया था। तो आप उस बुक को ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड बुक। आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको वहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस वहाँ पर दिए होते हैं। तो अगर आप उस बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो यू कैन डू वेरी वेल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम शुरू करते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ 3-4 टिप्स बताऊँगी, वही फॉलो करना है, एंड दैट इज़ इनफ।
तो पहली चीज़ तो ये है कि इंडियन इकॉनमी बहुत थोरो सब्जेक्ट है, तो उसको आपको बुक से रीड करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और इंडियन इकॉनमी में जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं ना, वो जनरली ऐसे होते हैं, लाइक एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है और वो डायरेक्ट पूछ रहे हैं, आप उससे रिलेट भी कर पा रहे हो, तो आपको कॉन्सेप्ट्स को बुक से क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक थोरो रीडिंग, एक बार तो रीडिंग लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे कि एक चैप्टर है उसमें हम बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ स्कीम्स होती हैं जो रेफर्ड बुक्स में छूट जाती हैं, बट एनसीईआरटीज़ में वो दी जाती हैं। और इंडियन इकॉनमी के लिए स्कूल्स जो बुक रेफ़र करते हैं वो एनसीईआरटी नहीं होती है। तो एक बार उन स्कीम्स के ईयर्स को कंफर्म करने के लिए और जो उसके लिए स्पेसिफाइड डाटा चाहिए होता है, वो आप एनसीईआरटी से एक बार ज़रूर पढ़ें फॉर मच क्लियरिटी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट एक ही बुक से पढ़ना है, बट क्वेश्चंस हर बुक से प्रैक्टिस करने हैं। जनरली इंडियन इकॉनमी के लिए टीआर जैन वाली बुक को रेफ़र किया जाता है, पहले संदीप गर्ग भी रेफ़र की जाती थी। तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप टीआर जैन वाली बुक से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बुक के भी बैक क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और संदीप गर्ग वाली बुक के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उतना ज़्यादा ही आप पेपर में लिख पाओगे, अच्छा लिख पाओगे, टू द पॉइंट लिख पाओगे। अब इंडियन इकॉनमी के लिए जैसे मैंने बताया कि कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चंस ही होते हैं कि वो पूरे ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको बुक में से चैप्टर रीड करने के बाद अपने खुद के स्पेसिफाइड क्वेश्चन बैंक्स बनाने हैं। आप इससे एबल हो जाओगे इवन बोर्ड के भी क्वेश्चन बैंक को, क्वेश्चन पेपर को चैलेंज करने के लिए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि चैप्टर को रीड करो, उससे क्वेश्चंस निकालो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनको प्रैक्टिस करो, तो यू वुड बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इन इंडियन इकॉनमी एज वेल। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपको क्वेश्चन पेपर्स जो सीबीएसई ने दिए हैं और प्रैक्टिस पेपर्स, वो तो प्रैक्टिस करने ही है। और इन क्वेश्चन पेपर्स को और प्रैक्टिस पेपर्स को प्रैक्टिस करते हुए एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप एक टाइमर ज़रूर लगाएं, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्रो में जहाँ आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, वहाँ पर इंडियन इकॉनमी में भी पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वर्ड लिमिट भी ध्यान में रखनी है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आप क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करो एंड टाइम को भी मैनेज करके चलो साथ साथ। हमने सारी 2 मेन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात कर लिया, अब तीसरी स्ट्रैटेजी पे आते हैं। मैंने पहले ही कहा था दिस विल बी अ चेरी ऑन द केक। तो अब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो खाना कैसे ऑर्डर करते हो, पहले ये देखते हो ना कि उसकी प्लेटिंग कैसी है, वो दिखने में कैसा है। तो यही आंसर शीट के साथ भी होता है, आपने उसमें क्या लिखा है वो मैटर करता है, बट उससे पहले एक और चीज़ मैटर करती है कि आपकी आंसर शीट दिख कैसे रही है। एग्जामिनर को आंसर शीट अच्छी लगेगी ना, तभी थोड़ा मार्क्स पे बात बन पाती है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और आपने पढ़ लिया है सारा सब कुछ, आपको सब कुछ आता है अच्छे से, आप लिख भी रहे हो, बट आप उन 3 घंटों में आंसर्स लिखते हुए क्या करोगे, दैट इज़ द थिंग दैट मैटर्स। हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर अब बात करेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर आपका पेपर अच्छा दिखेगा, यू वुड बी एबल टू स्कोर मच मोर मार्क्स। तो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा कि ग्राफ्स वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें पहली चीज़ यही है कि ग्राफ्स अच्छे से दिखने चाहिए। आप कोई आंसर लिख रहे हैं, पहले उसका ग्राफ ड्रॉ करो, और ग्राफ को थोड़ा बड़ा ड्रॉ करो, पेंसिल से ड्रॉ करो, खुला ड्रॉ करो कि उसमें सारी चीज़ें अच्छे से दिखें, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व्स, कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो, तो वो अच्छे से दिखेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एग्जामिनर विल बी ट्रिगर्ड कि हाँ, इस स्टूडेंट को अच्छे से आता है क्योंकि इसने ग्राफ अच्छे से ड्रॉ किया है, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब वो आपके ग्राफ को देख के समझ जाएगा कि हाँ, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, एंड वो आपको शायद 4 नंबर देने वाला हो तो 5 नंबर भी दे सकता है। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपको अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। तो आंसर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होना चाहिए। जैसे इंडियन इकॉनमी में क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करना है पूरा, तो यू वुड स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन अच्छे से दो, उसके बाद जो मेन बॉडी होती है आंसर की वो लिखो, और आंसर को पॉइंट्स में लिखो, और पॉइंट्स के आगे हेडिंग होनी चाहिए, ताकि और वो हेडिंग ऐसी हो जो आपके उस पूरे पॉइंट को डिफाइन कर रहे हो, क्योंकि किसी एग्जामिनर को बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी होती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक पॉइंट को अच्छे से रीड करें। तो आप उसको जितना अच्छे से उस हेडिंग को लिख सकते हो उसे लिखो, अलग कलर के पेन से लिखो, अलग कलर के पेन से लिखो, उसको अंडरलाइन करो, और आंसर को मेन बॉडी लिखने के बाद उसका एक कंक्लूजन दो, और कंक्लूजन आपकी मेन बॉडी से रिलेटेड ही होना चाहिए। कंक्लूजन में वही लिखो जो आपने मेन आंसर में लिखा है,
और उसके बाद जब आंसर पूरा हो जाए उसमें मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलो। इससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर भी। मैक्रो के आंसर्स में ग्राफ वाला पार्ट हो गया कि ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आपको किसी आंसर का ग्राफ आता है तो ग्राफ को ज़रूर ड्रॉ करो, चाहे उसमें पूछा ना हो। अगर नहीं आता देन दिस इज़ अ सेकेंडरी थिंग। बोला गया है कि ड्रॉ करना है तब तो करना ही करना है, बट अगर आपको बोला नहीं गया है कि ग्राफ ड्रॉ करना है पर आपको आता है तो देन डू ड्रॉ दैट ग्राफ, और उस ग्राफ को जस्ट एक्सप्लेन करके आ जाओ, आपको उस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, कुछ भी अननेसेसरी फालतू का नहीं लिखना है, जस्ट उस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है और उसमें पूरे नंबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि जब आप अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो तो उसमें इक्वेशंस बनती हैं और आपका जो लास्ट आंसर आता है, डू रिमेंबर कि आपको उस आंसर को एक बॉक्स बना के हाईलाइट करना है ताकि आपका मेन आंसर ज़रूर दिखे। इससे एक थोड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है, लगता है कि हाँ स्टूडेंट ने अच्छे से प्रिपेयर, मतलब कि स्टूडेंट ने अच्छे से अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है, अच्छे से लिखा है, उसको अच्छे से प्रेजेंट भी किया है और आपने वो आंसर को अच्छे से सॉल्व भी किया है, तो आपका वो कंप्लीट आंसर जो है वो हाईलाइटेड होना चाहिए। एंड जब भी आपका कोई आंसर ख़त्म हो रहा है उसके नीचे ज़रूर पेंसिल से लाइंस ड्रॉ करो ताकि वो दो आंसर से सेपरेट दिखें। इससे क्वेश्चन पेपर थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा। सो गाइस, दीज वर द स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने यूज़ की थी एंड आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। और इन्हीं स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके इवन आप भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। और इस प्रिपरेशन से इवन आप CUET के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन आपकी साथ साथ हो सकती है एंड इवन यू कैन मेक इट टू द SRCC।